नमस्कार दोस्तों। देखिए, अपन ने मॉडल टेस्ट पेपर में यहाँ तक कर लिया था कि लिपि सुधार आंदोलन में पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव किसने दिया? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने। देखिए, 3 प्रश्न कम से कम आएंगे। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और लिपि सुधार संशोधन, ये वाला जो टॉपिक है ना, वो मैंने करवा रखा है और टेलीग्राम पे भी डाल रखा है। प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड कोई से भी फोल्डर में। इसलिए ये बहुत छोटा सा टॉपिक और शानदार प्रश्न आने वाले हैं इससे, तो ध्यान दीजिएगा। अब अपन साइको के प्रश्न करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न है कि बुद्धि के विकास पर विशिष्ट व सामान्य प्रभाव होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। वंशाक्रम, वातावरण, वातावरण वंशाक्रम, उपलब्धि वंशक्रम तथा समाज और वंशक्रम। तो देखिए, बुद्धि के विकास में जो विशिष्ट एवं सामान्य जो प्रभाव होता है ना, विशिष्ट होता है वंशक्रम का और सामान्य होता है वातावरण का। यानी वंशक्रम का विशिष्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कुछ लोग या कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको मोर इंटेलिजेंट बोला जा सकता है, जिनकी बुद्धि लब्धि 150 से भी अधिक तक होती है। यानी काफ़ी इंटेलिजेंट, एक बार पढ़ने पर याद हो जाते हैं। और दूसरा होता है कि वातावरण, कि अगर अपन इंटेलिजेंट लोगों के बीच में रहेंगे, पढ़ने वाले लोगों के बीच में रहेंगे, तो अपन अपना भी मन पढ़ने को करेगा, अपन भी आगे से आगे प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे। और लुच्चे लफंगों के साथ रहेंगे तो वही स्थिति हो जाएगी। तो वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वंशक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। यानी माता पिता जैसे होते हैं वैसी उनकी संतान होती है, परंतु कुछ ऐसी संतान होती हैं जो मंदबुद्धि माता पिता के भी विशिष्ट बालक पैदा हो जाते हैं, और विशिष्ट माता पिता की भी मंदबुद्धि, जैसे डॉक्टर की औलाद भी है वो मंदबुद्धि हो सकती है, और एक भेड़ चराने वाले की औलाद है वो भी कलेक्टर बन सकती है। आगे देखिएगा। दूसरा अपना प्रश्न है कि मानव विकास के अंतर्गत बालक के मूल शक्तियों के विकास पर वंशक्रम का प्रभाव पड़ता है। ये मत किसके द्वारा दिया गया है? यानी ये परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? परिभाषाएं याद कीजिएगा, थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। कम से कम 3 से लेकर के 4 प्रश्न परिभाषाओं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यानी ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। बालक अपने माता पिता या फिर अभिभावक की जो मनाही या फिर निषेध को स्वीकार कर लेते हैं, वह इससे ही नैतिक व्यवहार सीखते हैं। इस प्रक्रिया को फ्रॉइड ने क्या संज्ञा दी? यानी फ्रॉइड ने ये किस प्रकार की संज्ञा इसमें बतलाई है? तो ये आंतरिकरण की संज्ञा के नाम से संबोधित इसको किया है। अगला अपना प्रश्न है कि संज्ञानात्मक क्रियाओं के संबंध में सत्य कथन नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा आने के चांसेस हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप तभी सही कर पाओगे जब आप पूरा नॉलेज उससे संबंधित रखते हो। तो इसमें संज्ञानात्मक जो क्रियाएं हैं उसके संबंध में सत्य कथन नहीं पूछा है। तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती हैं। दूसरा है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा धनात्मक सूचनाओं का संचालन होता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष प्रेक्षणीय नहीं होती हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। तो इसमें 1 नंबर जो ऑप्शन है ना, वो सही जवाब है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती हैं, जबकि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं वो अंतर संबंधित होती हैं। ऐसे प्रश्नों में विद्यार्थी तुक्का भी नहीं मार सकता, यानी उसका मन ही नहीं करता तुक्का मारने का। अब उसको सभी अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को? इसलिए पूरा नॉलेज रखोगे तभी ऐसे प्रश्न सही हो पाएंगे। नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन से हैं? नैतिक विकास का तो आराम से आप लोग कर दोगे, कोहलबेल के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाओं को सही अनुक्रम में लिखिए। अच्छा प्रश्न है, व्याख्या तब भर्ती के लायक ये प्रश्न है। तो इसमें सही क्रम है सक्रियता, प्रतिभापरकता और विवेक। सही क्रम यही है। अगला प्रश्न अपना है कि ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के रचयिता, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बियर्स के द्वारा ये पुस्तक है वो लिखी गई है। पुस्तकों के नाम भी एक से परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक हो सकता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक पूछा अपन को, कौन सा हो सकता है?
तो हानिकारक घटक में सतत मूल्यांकन तो कोई हानिकारक नहीं होगा, ग्रेडिंग सिस्टम भी नहीं होगा। आत्मनिष्ठ मूल्यांकन और मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि। आत्मनिष्ठ मूल्यांकन होता है ना, वो घातक होता है, क्योंकि आत्मनिष्ठ मूल्यांकन में विद्यार्थी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपनी कमजोरी वो सामने नहीं लाने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को बढ़ा के दिखाने की कोशिश करेगा, परंतु रियल लाइफ में यह अपने लिए घातक हो जाएगी। होता है ना कई बार कि जैसे परिणाम आता है तो विद्यार्थी ऐसे कहते हैं कि फेल तो हो गया पर 2 ही नंबर कम पड़े थे, पर 2 नंबर वो कम नहीं पड़े थे, उसके नंबर पड़े थे कम से कम 50 कम। हालांकि 50 पढ़ो चाहे 2 पढ़ो, फर्क वही है, फेल तो हो ही गए, परंतु उसमें वो क्या है कि अपनी थोड़ी सी इज्जत बनाने की कोशिश करता है। हर विद्यार्थी में होता है, हर आदमी में ही होती है ये खूबी, तो वो अपनी बेइज्जती स्वीकार ही नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो। जुंग का समायोजन प्रतिपादन करता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जुंग का समायोजन प्रतिपादन करता है आत्मसिद्धि, यानी आत्मसिद्धि को ही युंग है वो समायोजन मानता है। बगनासा मापन हेतु स्तुवीरकुंठा अध्ययन परीक्षण के निर्माता कौन है? स्तुवीरकुंठा अध्ययन, इसके निर्माता कौन थे? बगनासा के अंतर्गत है, तो इसके निर्माता थे रोजन विक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कोबोसा के अनुसार उच्च स्तर के दबाव को सहने वाले व्यक्ति की विशेषताओं में शामिल घटक नहीं है। अच्छे प्रश्न है ये। तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है? प्रतिबद्धता होती है, चुनौती होती है, नियंत्रण, विश्वास नहीं होता है इसमें। कौन सा नहीं होता है? विश्वास। ये खास तौर से ध्यान रखिएगा, ये पेपर सोल्व करवाने का मेरा भी यही मकसद है कि आपको ये वाला शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर भी मैं भी इसको पढ़ता हूँ ना, तो कई बार कई प्रश्नों में ये छूट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो परीक्षा का दबाव, अपने आप को संयम रखना, बहुत ही बीपी लो रखना। ऐसा नहीं है कि बीपी तेज हो जाए और आप पढ़ो कुछ ही उत्तर कुछ ही दे रहे हो, प्रश्न कुछ ही पूछे जा रहा है, ऐसा मत कीजिएगा, शांति से दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संचार साझा उद्देश्यों की समझ है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन है वो मिलेट के द्वारा दिया गया है कि संचार साझा उद्देश्यों की समझ है। संप्रेषण प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? संप्रेषण प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा होता है? तो पृष्ठ पोषण होता है ना, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है संप्रेषण प्रक्रिया में। ये तो समाचार पत्र पढ़े थे, उसमें बताई थी ना, एनकोडिंग, डिकोडिंग, माध्यम, ये मतलब कूट भाषाएं होती हैं संप्रेषण की। डायरी लेखन का उदाहरण बताइए, यानी डायरी लेखन का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो ये तो आप आराम से कर दोगे। आत्म संप्रेषण होता है ना, वो डायरी लेखन का होता है, यानी डायरी में अपनी खुद की जानकारियां होती हैं। शिक्षण जगत में संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। तो शिक्षा जगत में संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन है वो हर्बर्ट के द्वारा किया गया था। कक्षा कक्ष में शिक्षण की वास्तविक भावनाओं को प्रस्तुत करता है, कौन करता है वास्तविक भावनाओं को प्रस्तुत? शिक्षक का कथन, छात्र का कथन, अशाब्दिक व्यवहार या फिर मौन है। तो कक्षा कक्ष में शिक्षक की वास्तविक भावनाओं को प्रस्तुत करता है अशाब्दिक व्यवहार, यानी वास्तविक जो भावनाएं होती हैं वो अशाब्दिक रूप से होती हैं, यानी उसका हाव भाव, उसके विचार कैसे हैं। कक्षा में परस्पर संवाद से उभरता है, क्या उभरता है? संवाद करते हैं तो अपन, यानी शिक्षक और विद्यार्थी संवाद करते हैं तो उसमें क्या उभरता है? तो एक दूसरे के विचार का पता चलता है कि विद्यार्थी क्या चाहता है, शिक्षक क्या बताना चाहता है। शिक्षण सामग्री के उपयोग के संबंध में सत्य कथन नहीं है, ये नहीं वाला ध्यान रखना स्पेशली। तो कौन सा नहीं है ये अपन को बताना है कि शिक्षण सामग्री में यह छात्रों के अवधान को केंद्रित करने में उपयोगी है, सही बात है। विषय को अमूर्त से मूर्त रूप देने में उपयोगी है, विषय को जटिल से सरल रूप देने में उपयोगी है, विषय को मूर्त से अमूर्त रूप देने में उपयोगी है। तो ये इसमें अपन को नहीं पूछा है कि शिक्षण सामग्री के उपयोग के संबंध में सत्य कथन नहीं है। तो देखिएगा, विषय को मूर्त से अमूर्त नहीं ले जाती हो। ये आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस बात का पता नहीं है, आप चाहे आपको बुरी लगे ये बात है, और ना ही आई थिंक आप लोगों को किसी ने बताई होगी, और अगर बताई है तो आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ी होगी। ये मूर्त और अमूर्त क्या चीज़ होती है? ये चीज़ होती है, एक तो लिखा होता है मूर्त से अमूर्त, एक अमूर्त से मूर्त। समझ में नहीं आया, अमूर्त से मूर्त, मूर्त से मूर्त क्या होता है? अगर आप लोगों को पता है तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा लिखिएगा, फिर मैं आपको कमेंट के रूप में बता दूंगा कि मूर्त और अमूर्त क्या होता है। मतलब एक किसी को अपन स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं ना, वो तो मूर्त होता है। और अमूर्त होता है जिसके बारे में अपन, जिसको स्पर्श
नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। वो अमूर्त होती है, यानी विचार होते हैं ना विद्यार्थी के, जैसे अमूर्त। अब विचारों को आप देख सकते हो क्या, उनको स्पर्श कर सकते हो क्या, कोई भाव होता है, कोई दुख होता है, वो होते हैं। तो ये बात होती है। जैसे कंप्यूटर में होता है ना सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को अपन देख तो नहीं सकते ना, परंतु सॉफ्टवेयर से हो सब कुछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला अपना बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें यह बताया है कि शिक्षण सहायक सामग्री के अनुप्रयोग में असत्य कथन छांटना है। असत्य कथन अपन को छांटना है। तो श्यामपट्ट को लिखते समय 45 डिग्री के कोण पर मतलब खड़े होकर के लिखना चाहिए आदमी को। अभी अपने पास में बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, वरना तो मैं आपको खड़े होकर बता देता। देखिएगा, ये जैसे श्यामपट्ट है, ठीक है। अब कई शिक्षक क्या होते हैं, यहाँ पर खड़े होते हैं सीधे, मतलब ऐसे खड़े होते हैं, उसके यानी वो श्यामपट्ट ढका जाता है पूरे, और इधर से हाथ से वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो विद्यार्थी को समझ में नहीं आता कि गुरुजी लिख क्या रहे हैं। जबकि यहाँ पर यहाँ खड़ा होना चाहिए इसको, यानी ऐसे टेढ़ा यहाँ पर खड़ा होगा तो ये हाथ यहाँ चला जाएगा, फिर आराम से वो पीछे से जो भी लिखता आया है ना, विद्यार्थियों को आराम से यहाँ पर बैठे वाले विद्यार्थियों को दिखाई दे देगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको पढ़ाने का मौका मिले तो इसी प्रकार से पढ़ाना है। सामग्री का अनुप्रयोग करते समय छात्रों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु छात्रों का कोई सहयोग नहीं लेता है। इसका प्रयोग साध्य के रूप में करना चाहिए। सामग्री का प्रयोग करते समय प्रस्तावना देनी चाहिए। ये बात भी सही है, साध्य नहीं साधन के रूप में करना चाहिए। ठीक है। दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक किसने किया था? दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है? तो दार्शनिक शिक्षण के प्रतिमान का प्रतिपादक वो इजराइल है। कौन है? इजराइल। ये कोई देश नहीं, है आदमी का नाम है। अब अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न अपने इस प्रकार से सामने आता है कि परीक्षा परीक्षण प्रतिमान का प्रतिपादक किसको माना जाता है? परीक्षा परीक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो जे रिचर्ड सचमैन है, इन्होंने परीक्षा परीक्षण प्रतिमान है इसका प्रतिपादन किया था। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा परीक्षण प्रतिमान, ये प्रतिमान वाले जो प्रश्न है ना, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये 3-4 ही प्रतिमान हैं और इनमें से कम 6-7 प्रश्न आएंगे। जैसे ये जो नई जोड़ी है ना अपने आईसीटी वगैरह, उनसे रिलेटेड हैं। तो ये 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, 7-8 प्रश्न इसमें से बनेंगे। सहकारी अधिगम के सफल समावेश के लिए आवश्यक शामिल तत्व इसमें नहीं है। यानी कौन सा तत्व है जो शामिल नहीं है सहकारी अधिगम के दौरान? तो सहकारी अधिगम के दौरान देखिए, सकारात्मक न्यायोश्रयता, व्यक्तिगत और समूह जवाबदेही, समूह प्रसंस्करण, अभ्यास के द्वारा सीखना। तो सहकारी अधिगम के अंतर्गत सफल समावेश के लिए आवश्यक तत्व शामिल नहीं है। इसमें अभ्यास के द्वारा सीखना ना वो शामिल नहीं है, बल्कि सकारात्मक न्यायोश्रयता होनी चाहिए, व्यक्तिगत और समूह जवाबदेही होनी चाहिए, समूह प्रसंस्करण इसमें होना चाहिए, छात्रों के पारस्परिक संबंधों का इसमें विकास करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। आईसीटी के संबंध में सत्य कथन नहीं है। ये नहीं वाले प्रश्न व्याख्याता में पिछली बार भी बहुत आए थे और अब की बार भी बहुत आएंगे। ध्यान रखना, इस नहीं का तो स्पेशली ध्यान रखना। आप लोगों को दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए। आज ही कम से कम 40 दिन अपने पास में बचे हैं, तो कि नहीं का बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि कार्य की गति व क्षमता में वृद्धि की गई है। आईसीटी कक्षा में शिक्षक की आवश्यकताओं को समाप्त करता है। आईसीटी स्वयं एक पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध है। शैक्षिक एकीकरण को ये बढ़ावा देता है। तो ये जो है आईसीटी में शिक्षक की आवश्यकता समाप्त करता है। आवश्यकता को ये समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षक जब तक पाठ्यक्रम को कंप्यूटर में फीड नहीं करेगा तो विद्यार्थी पढ़ेगा कहाँ से? तो ये इसमें असत्य कथन है। पत्राचार पाठ्यक्रम, खुला विश्वविद्यालय सुना ना आपने, अपने कोटा में भी, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, निम्न में से किस उपागम की देन मानी जाती है? ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें क्या है कि हार्डवेयर उपागम होता है। किस उपागम की देन मानी जाती है? हार्डवेयर उपागम जो होता है उसकी ये देन मानी जाती है, क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र जो होते हैं वो अलग अलग बैठे रहते हैं। और हार्डवेयर उपागम में क्या होता है कि जैसे कोई भी कंप्यूटर का देख लीजिए, जिसमें उसके कीपैड वगैरह वो सब शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर उपागम होता है, उसके अंतर्गत उसके सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, उसमें जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो सारे शामिल होते हैं। तो ये पत्राचार पाठ्यक्रम खुला विश्वविद्यालय निम्न में से हार्डवेयर उपागम की देन है वो माना जाता है।
सॉफ्टवेयर सामग्री होती है? अच्छा प्रश्न है। सॉफ्टवेयर सामग्री मूर्त या फिर अमूर्त, अभी अपन ने पीछे भी चर्चा की थी। तो सॉफ्टवेयर सामग्री जो होती है वो मुख्य रूप से अमूर्त होती है, और कई सॉफ्टवेयर सामग्री होती है उनको अपन स्पर्श भी कर सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपन स्पर्श कर सकते हैं, परंतु ज़्यादातर वो क्या होती हैं, अमूर्त होती हैं। अगर इन दोनों का एक साथ जवाब दे दिया है, मान लो और परीक्षा में ये प्रश्न आ ही जाता है, तो ए और ब दोनों भी अपन को करना सही उचित माना जाता है। वैसे तो मूल रूप से सॉफ्टवेयर जो सामग्री होती है वो क्या होती है, अमूर्त उपागम के अंतर्गत ही शामिल की जाती है। ये भी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों की समस्या केंद्रित उपागम माना जाता है? अच्छा प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती के लायक प्रश्न है। तो इसमें क्या है, विद्यार्थियों के लिए क्या है कि प्रणाली उपागम जो होता है ना, वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सही माना जाता है। प्रणाली उपागम के अंतर्गत विद्यार्थी जो होते हैं वो उनके लिए उपयोगी माने जाती है, उनकी तकनीकी से संबंधित होता है, कुछ ऐसे होता है। तो देखिएगा, प्रणाली उपागम के बारे में एक दो बात मैं आपको बतला देता हूँ। प्रणाली जो उपागम होता है वो शैक्षिक तकनीकी तृतीय के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, उसके बाद में इस प्रणाली उपागम का क्या हुआ था, विकास हुआ था। यानी ये लोगों की समझ में आई थी कि ऐसी भी कोई एक शैक्षिक तकनीकी होती है, जिससे क्या है कि शैक्षिक तकनीकी में शिक्षा और प्रशासन प्रबंधन और वैज्ञानिक आधार इसमें प्रदान किया जाता है। यानी जो भी वे समस्याएं होती हैं उनको, जटिल समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से कर दिया जाता है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से, जैसे अदा, प्रक्रिया, प्रदा, प्रवेश प्रणाली, ये सब इसमें शामिल होते हैं। डीपीआई का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिएगा, डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट पर इंच। एक बाइट किसके समतुल्य है? मतलब यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनाया है, एक बाइट 8 बिट के समकक्ष मानी जाती है। ये मतलब सूचना और तकनीकी वाले पार्ट से लिए गए हैं। वे सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं उनको अपन क्या कहते हैं? सूचनाएं अपन लेते हैं वो क्या होता है, ब्राउजर से अपन सूचनाएं लेते हैं। वो कंप्यूटर वाला है ना, वो आईसीटी वगैरह, वो छोटा सा टॉपिक है, उसको आप तैयार कीजिएगा। उसमें से देख लेना 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें मुख्यतः उपागम आ जाएंगे, आईसीटी वगैरह आ जाएगी, और साथ ही साथ में जो पीछे अपन ने अभी पढ़े थे वो प्रणाली उपागम वगैरह, वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत क्या है, शामिल कर ली गई हैं। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का और तैयार कीजिएगा। 8 से 10 प्रश्न आएंगे। ये अगर आपको टेस्ट देना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूर्वाभ्यास नाम करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ से आप ये टेस्ट दे भी सकते हैं। ऑफलाइन है वो, गुरुजी के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैंने आपको बताए थे, वहाँ पर आप कॉल करके आराम से परीक्षा दे सकते हैं। टिवरी क्लासेज में है, और दूर बैठे वो विद्यार्थी एप्लीकेशन पे दे सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करवा दिया जाएगा। अच्छा पेपर बनाया है। अब नेक्स्ट पेपर है वो अपन कल अध्ययन करेंगे। किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो, कोई आपको ऐसा लग रहा हो कि इस प्रश्न में ये होना चाहिए या फलां किताब में ये दिया हुआ है, तो वो आप पूछ सकते हो, नीचे कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न कई बार क्या है, पढ़ने में मिस्टेक हो ही जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा उन चीज़ों का। और ये प्रगत संगठनात्मक उपागम वगैरह हैं, सहकारी उपागम है, परीक्षा परीक्षण उपागम है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप इनको तैयार कीजिएगा। और साथ ही में आईसीटी को तैयार कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही मतलब 10 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। देखो, परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 10 प्रश्न बहुत होते हैं। और ये तकनीकी वगैरह जितनी भी चलती है ना, जैसे हार्डवेयर उपागम है, सॉफ्टवेयर उपागम है, प्रणाली उपागम है, जिसको प्रथम शैक्षिक उपागम, द्वितीय शैक्षिक उपागम, तृतीय शैक्षिक उपागम। हार्डवेयर में वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कंप्यूटर है, टेप है, सीसीटीवी कैमरेज हैं, ये वीडियो कैसेट्स वगैरह होती हैं, ऑडियो कैसेट्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए, और जो सॉफ्टवेयर या फिर प्रौद्योगिकी तकनीकी जो होती है उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह सारी आती हैं, यानी उसमें कार्य करने का तरीका बतलाया जाता है। विद्यार्थी को किस प्रकार से, आपको शिक्षक होता है उसको पढ़ाना होता है, विद्यार्थी किस प्रकार से सीखता है, जिसमें मॉडल है, स्लाइड्स हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, ग्राफ्स वगैरह हैं, ट्रांसपेरेंसी वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कई चीज़ ऐसी होती हैं जिसको अपन स्पर्श कर सकते हैं, इसलिए उसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें, और ऐसे पेपर आपको कम से कम 15-20 करवा देंगे। और वहाँ पर उस एप्लीकेशन पे आपको साइको से संबंधित 40 से करीबन पेपर, टेस्ट पेपर करवाए जाएंगे।
और इसके अलावा हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर भी वहाँ पर रखे हुए हैं, वो भी आप सोल्व कर सकते हो। और नाम मात्र का शुल्क आई थिंक पूरा तो मुझे भी पता नहीं है, सर ने बताया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप ज़रूर एक बार वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके चेक कर लें, उसमें होगा 150 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इतने अच्छे प्रश्न बनाने में देखो कितनी मेहनत लगती है। गुरुजी से आप बात भी कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।